ये गुलशन जी, हम देखते हैं कि हम पूरे इतिहास क्रम के अगर विकास को देखें तो जहाँ से शुरू हुआ था, अभी हमारे में कुछ साथियों ने कहा कि ये तो मानव प्रवृत्ति है कि अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश, और इतना फिलासफिकल मामले में तो सब हम लोग देखते हैं, श्रम की महत्ता होनी चाहिए और समाजवाद होना चाहिए, और ये उसकी बाल की खाल लोग उधेड़ते रहते हैं। और आज हम जिस विकास क्रम में आज हम जहाँ पहुंचे हैं, जर्मनी एक समय था कि वो अपने दक्षिण पंथ की पराकाष्ठा के नाते उसको तोड़ देना पड़ा, और दुनिया एकजुट होकर के उसके ऊपर हमलावर हो गई और उसको तोड़ ताड़ दी, और लेकिन फिर यही दुनिया उसको एक साथ भी कर दी, एकजुट भी कर दी। तो ये जो कहीं ना कहीं आज की तारीख में हो रहा है कि पूरी की पूरी दुनिया अब तो चंद कारपोरेट इसको पूरा लीड करने की कोशिश कर रहा है। जब चाहता है अपना देश में जिसकी चाहता सत्ता बना देता है, जब चाहता है ये यूरोपीय संघ बना देता है, जब चाहता है तब ये ब्रिक्स बना देता है, जब चाहता है G6, G7, G8 बना देता है, जब चाहता है जब चाहता है अपना नाटो बना देता है, जब चाहता है नाटो को तोड़ देता है। तो इस तरीके से वह जो एक युग था कि मल्टीपोलर था, खास करके दो ध्रुवों में अपनी दुनिया बटी हुई थी, और 20 से 120 देश निकल करके अपनी ताकत अपना दिखाना शुरू किए। क्या वो सारी चीजें फिर आप उसको लौट के देखते हैं, लौटने की संभावना आपको दिखाई पड़ती है, या आज की तारीख में फिर हम उसी युग में अपना जा रहे हैं कि चंद कारपोरेट, ईस्ट इंडिया कंपनी थी आई और अपना जो जहां जाकर के झंडा गाड़ देती थी, झंडा गाड़ देती, आर्थिक सत्ता भी उसकी, राजनीतिक सत्ता भी उसकी, फिर सामाजिक सत्ता भी उसकी। तो आने वाले दिनों में आप इसको, और खास करके यूरोपीय देशों को आप इसकी कैसे, क्या संभावना देख रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। जी, काफी अच्छे मुद्दे जो हैं इस पूरी डिस्कशन से निकल के आ रहे हैं, और हमने बात शुरू की थी कि किस तरह से दक्षिणपंथी ताकतें यूरोप में उभर रही हैं। तो उसके बाद लेके हम काफी आगे और चीजों के बारे में, चाहे वो मल्टी पोलर वर्ल्ड की बात हो, चाहे जिस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर का जो दबदबा है पूरी दुनिया की सत्ता के ऊपर, उसके बारे में। लेकिन अगर वापस आते हैं उसी बात पे, आपने कहा कि इसका कोई भविष्य क्या नजर आता है आपको। मुझे लगता है कि भविष्य में इतना कोई अंधकार भी नहीं मुझे नजर आता, क्योंकि उसका कारण ये है, क्योंकि जितनी भी ये ताकतें हैं, चाहे वो यूरोप के अंदर हो या दुनिया के किसी और हिस्से के अंदर हो, उनको भले ही थोड़ा प्रभाव मिल रहा है, कुछ जगह पे सत्ता में भी आ गए हैं, लेकिन उनके पास जो आम जनता को, जिन्होंने उनको वोट किया है, या जो मुद्दे लेके वो चले हैं कि ये एलीट के नहीं, हम आम जनता के मुद्दों को उठाएंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि भले ही वो इमिग्रेशन की बात करें, भले ही जैसे इन्होंने कहा कि यादव जी ने कि वो फर्जी दुश्मन ढूंढ रहे हैं, तो सब जगह पे सारी दक्षिणपंथी ताकतें जो है कोई ना कोई फर्जी दुश्मन ढूंढती हैं। यहाँ कोई और हो सकता है, वहां कोई और हो सकता है, अमेरिका में कोई और हो सकता है, और कोई एक के पीछे भी लगे हुए हैं सब लोग। लेकिन वो दुश्मन तो ढूंढ लेंगे, उसके बारे में बात कर लेंगे, सत्ता में भी आ जाएंगे, और वो यूरोपीय संघ को तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, लेकिन उनके पास इन मुद्दों के कोई हल नहीं है। ये आप देखें कि जब वो जॉर्जिया मेलोनी जब बाहर थी और जब अभी वो सत्ता में है, उसमें बदल गया है उनकी नीतियां। जैसे ही उसके बाद वो कोई यूरोपीय संघ से बाहर आने की बात नहीं कर रही है। वो भले ही वो सारे के सारे जो जितने जो हैं, अब ब्रेक्सिट में भले ही वो यूके बर्तानिया बाहर हो गया हो, उसके बाद भी लोगों ने देख लिया कि 5 साल के बाद भी भैया बात निकल आए हैं, लेकिन मुद्दे तो वहीं के वहीं हैं, दिक्कतें तो और भी बढ़ गई हैं। तो उनके पास कोई हल नहीं है उन बातों का। और जितनी मैंने देखा है यूरोप के अंदर, जितनी शक्तियां कहती हैं कि जब तक तो वो बाहर में है, तो वो चाहे वो एक्सट्रीम लेफ्ट की बात कर लें, चाहे एक्सट्रीम राइट की बात कर लें, वो कहते हैं कि यूरोपीय संघ की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो सारा कुछ केंद्रीयकरण उन्होंने किया हुआ है, उनसे हम अपने पास लेके आएंगे, सारी प्रभुसत्ता हम लेंगे, उसके बाद जो है आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा। हल उनके पास नहीं है। लोगों ने उनको वोट किया, कोलिशन गवर्नमेंट बने, उसके बाद उन्हें वो मुद्दे पीछे छोड़ दिए, उसके बाद कोई और दुश्मन ढूंढना शुरू करेंगे। तो उसका अल्टीमेटली जो है, जैसे अभी अमेरिका में आप कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब आए, एकदम वो नई बात कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी थी इससे पहले, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, चाहे वो
लिबरल हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, जो ग्रीन हो, जितने भी हो, कम से कम पॉलिटिकली करेक्ट बात हर आदमी ये करना चाहता था कि हम एक, भले ही वो समाजवाद में विश्वास नहीं रखे, लेकिन कम से कम जो है बराबरी की बात करने की कोशिश करेगा। जैसे अमेरिका में वो भी कहते हैं कि DEI जो है, डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन जो है, उसको उठा के फेंक दो। उसके बारे में कोई भी अगर कोई जो कानून है वो अब एक बुरी चीज हो गई। तो वो कहते भले ही रहे वो सब चीजें, लेकिन लोगों ने तो आपको वोट किया था कि भाई आप जो है, क्योंकि हुआ क्या, जो पूरा जो ग्लोबलाइजेशन का दौर चला उसमें अब दिक्कतें हो कि सबसे पहले जो कंजर्वेटिव पार्टीज थी, जो न्यू लिबरल पार्टीज थी, उन्होंने उसका पूरा साथ किया कि इससे हमारी समस्याओं का शायद हल हो जाएगा, आर्थिक विकास बढ़ेगा, सबको इससे फायदा होगा। वो उनके साथ चले 80 के बाद से। फिर जो हमारी सोशलिस्ट पार्टीज भी थी काफी, या कुछ थोड़ी उस ढंग से जो उतने लिबरल नहीं थे, उनको भी शायद लगा कि जो हम नीतियां पहले जिसके बारे में बात कर लेते उसका कोई हल नहीं निकल रहा है, तो शायद ये जो उदारीकरण का दौर है हमको भी इसको सपोर्ट करना चाहिए, तो शायद इसके बाद से हल निकल आए लोगों का। लेकिन अब वो कुछ लोगों को तो उससे बहुत फायदा हुआ, आर्थिक विकास भी हुआ, नए नए कॉर्पोरेट भी बने, कुछ एक जो नया मध्य वर्ग बना उनको कुछ उससे फायदा हुआ। लेकिन एक ऐसी जनता थी जो यूरोप के जैसे देशों में, जहां इतना बड़ा सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम है, हमारे जैसे कंट्री की तो बात छोड़ दीजिए, वहां पे भी एक ऐसा तबका है, या अमेरिका में भी, जिनको लगा कि हम उस दौर में पीछे छूट गए हैं, हमें उसका फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए टैरिफ लगाएं, बंद करें, यहाँ पे बाहर का सामान आना बंद हो, ये जो पूरा ग्लोबलाइजेशन अच्छा नहीं है हमारे लिए, दूसरे देश इसका फायदा उठा रहे हैं, तो दूसरे फायदा उठा रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, वो हमारी नौकरियां ले रहे हैं। तो वो सारे के सारे जो फर्जी दुश्मन आपने बनाए, आपने कहा कि ये आपको कर रहे हैं, ये आपको कर रहे हैं, तो हम यूरोपीय संघ को, चाहे अपने यूरोपीय संघ को दुश्मन बनाया, चाहे जो बाहर से इमिग्रेशन आ रहे हैं उनको बनाया, जो बाहर से मुसलमान आ रहे हैं उनको आपने कहा कि ये हमारे कल्चर को खराब कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो वो आप बनाते रहिए, एक के बाद दूसरा नया आप मुद्दा बनाते रहिए, लेकिन जब आप सत्ता में आ जाते हैं, आपके पास भी उसका हल उन चीजों का इतनी आसानी से किसी के पास नहीं है ना। वो कोई भी, अब यूरोपीय संघ की बात कर रहे थे, मैं काफी दशकों से उसका गहन अध्ययन कर रहा हूं, लेकिन कोई भी देश, चाहे उसमें राइट गवर्नमेंट आए चाहे लेफ्ट गवर्नमेंट आए, अब उनसे बाहर कोई जाना नहीं चाहता है, क्योंकि उनको उनके फायदे पता है। जब तक सत्ता में आने के लिए आप उनको गालियां देते रहिए, वहां की ये जरूर चाहते हैं कि सब कुछ वो हम उनसे जुड़े रहेंगे, जो व्यापार का उसका फायदा हमको हो रहा है वो हम रहेंगे, लेकिन मुद्दे हम अपना थोड़े उस पर चेंजेस की बात करते हैं, लेकिन कभी छोड़ने की बात वो नहीं करेंगे। एक करेंसी की जो बात कर रहे हैं उसमें दिक्कतें जर्मनी को आई हो, किसी को आई, लेकिन छोड़ना कोई देश नहीं चाहता है। ग्रीस को दिक्कतें आई थी, वो भी उसको छोड़ना नहीं चाहता है। तो इसलिए जो है ये एक दौर है, अभी आया है, उसके इस दौर से भी वहां के लोग गुजरेंगे, नए सत्ता परिवर्तन भी आएंगे, नए किस्म की शक्तियां भी आएंगे, कुछ शक्तियां पीछे जाएंगी, कुछ शक्तियां आगे आएंगी, ये तो इतिहास का एक दौर रहा है। लेकिन उसमें उसके बाद भी जब लोगों को लगेगा कि इनके पास हमारी समस्याओं के जो हम पीछे छूट गए थे उनका हल इन लोगों के पास भी नहीं है, तो फिर वापस आएंगे, फिर नई कोशिश चलती रहेगी। तो ये मैं इसको कोई परमानेंट फीचर ऐसा नहीं देखता हूँ कि ऐसा एक दक्षिणपंथी आ गए हैं तो यही अब छाए, यही सब कुछ रहेगा। वो आएंगे जाएंगे, अब ये है कि लेकिन इतिहास में अगर आप कुछ 5 10 15 साल 20 साल वो रहेंगे कहीं पे, तो लोगों को दिक्कत होगी, जो उस दौर, जो उस पूरी जनरेशन को। लेकिन इतिहास में ये चीजें आती रहती है, जाती रहती है, इतिहास में मुझे लगता है बदलाव आते रहेंगे, और जो विकेंद्रीकरण जो सत्ता का हो, चाहे वो पूरी दुनिया के अंदर जो यूनिपोलर वर्ल्ड जैसी बात हम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आते रहेंगे। और वो ऐसा किसी के पास भी, क्योंकि ओवरऑल जो डिक्लाइन है वेस्ट का, वो तो सबके सामने दिख रहा है, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, जिस तरीके से उनका बोलबाला 50 साल पहले था, 70 साल पहले था, वो नहीं है। जो हम तीसरी दुनिया के देश हम जिसको कहते हैं, ग्लोबल साउथ कहते हैं, वो पहले से बहुत मजबूत हो गए हैं, वो पहले जैसे नहीं है। तो वो भी अपना उसके अंदर भागीदारी देखने की कोशिश करेंगे, वो जद्दोजहद जारी रहे, कभी वो उनके साथ चलेंगे, कभी अलग चलेंगे, लेकिन ये इतिहास में हमको देखना पड़ेगा मुझे लगता है। लेकिन कोई एक ही किसी हमेशा के लिए, मैं उतना निराशावादी तौर से इन चीजों को नहीं देखता। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार फिर चलेंगे प्रोफेसर ए के पासा के पास। ए के पासा जी, आज की तारीख में एक शब्द बहुत पॉपुलर हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया। तो ये आर्टिफिशियल एनिमी हम पैदा करते हैं, आर्टिफिशियल हम जो
मैं ये मतदाता भी अपने लिए बना लेते हैं कि अपने हिसाब से हम जब चाहें जैसे चाहें अपना सरकार बनाने के लिए, और हम ये जनतंत्र के हम हमदर्द भी हैं। तो ये चीजें पूरी दुनिया के पैमाने पर देख रहे हैं, और खास करके यूरोप में, वह यूरोप की धरती जहां से मार्क्स पैदा हुआ, और मार्क्स को भी अपने सिद्धांतों के कारण, अपने विचारों के कारण उसको कोई देशा नहीं मिला। ये स्टेटलेस वो खुद अंततः अपना स्टेटलेस हो गया, क्योंकि जर्मनी से गया, वहां से भाग के लंदन गया, वहां से भाग के गया। तो आज की तारीख में भी क्या आपको यह जो इंटेलिजेंसिया है, या जो वैचारिक लोग हैं, या जो सही माने में जनतांत्रिक लोग हैं, उदारवादी लोग हैं, इन लोग क्या स्टेटलेस ये लेने की स्थिति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, और यूरोप तो जाहिर सी बात है कि ये वो जो अपने समृद्ध लोगों में जो उसकी पूरी सेना बनी है, G6 है, G7 है, G8 है, नाटो है, और क्या क्या, वो सब आपस में ही सब तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं। लेकिन असली चीज तो शायद वही है कि चंद कारपोरेट का सिक्का कैसे जमे, वही लोग जीत कर रहे हैं। क्या आप इसको कैसे देखते हैं? अनम्यूट कर लीजिए जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है डॉक्टर तिवारी जी। मेरा मानना यह है कि जो जर्मन सोसाइटी है, जो असल ओरिजिनल जर्मन बाशिंदे हैं, उनकी जो फैमिली सिस्टम है वो टूट रही है और बिखर गई है। जो जर्मन, अगर आप आंकड़े देखें तो ये हर एक जर्मन यूनिवर्सिटी बाहर के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे के निमंत्रण दे रही है, रेफ्यूजीज को सिटीजनशिप दे रहे हैं, और हर तरीका के लोग जो है जर्मनी में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके लोगों की संख्या कम होते जा रही है यूनिवर्सिटीज में, और जो स्किल्ड मैन पावर, लेबर पावर है, उसमें भी कम हो रहे हैं। और जो ओवरऑल अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रगति हुई है चाइना से लेके दूसरे अन्य देशों में, तो यूरोप पीछे पीछे हो गया है, और ये मानने को तैयार नहीं है कि चाइना आगे बढ़ चुका है, या जापान या साउथ कोरिया या इंडिया और मलेशिया, वियतनाम भी आगे अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये जर्मन एलिट्स और यूरोपियन एलिट्स जो है, ये अभी वो उनके सोच विचार जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह हम अपना दबदबा बनाए रखेंगे और डोमिनेशन बरकरार रखेंगे और हम आगे बढ़ते चलेंगे बोल के, ये इनकी सोच जो है, माइंडसेट, अभी रियलिटीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये बेसिक प्रॉब्लम है यूरोपियन थिंकिंग में, क्योंकि जब तक ये मानेंगे नहीं कि अमेरिका और वेस्ट यूरोप के अलावा दूसरे सेंटर्स भी काफी प्रगति कर चुके हैं, आगे बढ़ गए हैं, और उनके साथ मेल मिलाप करके, मिलजुल के अगर ट्रेड और टेक्नोलॉजी और दूसरे अन्य मामलों में मिल के चलेंगे तो उनका भी फायदा होगा बोल के। तो ये आइसोलेशनिस्ट फीलिंग्स, थिंकिंग जो यूरोपियन लीडर्स में थी, वो अपने आप जैसा कहते हैं कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये यहाँ के एलिट्स भी इसी तरह गुमराह होके आगे बढ़ते थे, और उस नजरिए के अंदर जो है यूरोप पीछे हो गया है कई मामलों में। और अब जब ट्रंप साहब उनको दबाव डालते हैं कि 5% नेटो में आप कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये सब नंगे हो गए हैं, इतना 5% देने के लिए तैयार नहीं है। और आगे चल के अमेरिका ये भी कहेगा कि 20,000 से ज्यादा जो अमेरिकी सोल्जर्स हैं जर्मनी, आप उनका भी खर्चा पूरा उठाइए, और मिलिट्री बेसेस जो हैं आपका जो सेफ्टी करते हैं, आप भी उनका खर्चा उठाइए। जैसा अमेरिका को आदत पड़ गई है, जब भी खाड़ी में जाते हैं, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, अपनी जेब से पैसे खर्चा करके अरबों डॉलर उनको देते हैं। तो उसी तरह से ट्रंप भी यूरोपियन यूनियन से अब डिमांड कर रहे हैं कि हम
इतने साल खर्च उठाए, आप अब अपना तिजोरी खोलिए और अपने आप दिफा करिए। अगर रशिया यूक्रेन के बाद किसी यूरोपियन मुल्क पे हमला करता है तो आप अपना दिफा कर लीजिए, अगर 5% नहीं करते हैं तो यूरोपियन एलिट, चाहे वो लेफ्ट विंग के हो राइट विंग के हो, इस गुमराह में हैं कि वो अभी उनका दबदबा जो है पूरी दुनिया में चल सकता है बोल के ये इस सोच में है। तो उनको जो डिक्लाइन ऑफ एम्पायर कहते हैं, जैसा ब्रिटेन, फ्रांस, उसके पहले कई एम्पायर्स, उसी तरह उनको जागरूक होना चाहिए। अगर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन रियलिटी होगा तो ये जो कैटालोनिया है, आयरलैंड है, या दूसरे ग्रुप्स जो यूरोप में अपनी आजादी जो मांग रहे हैं, ये आजादी भी आगे बढ़ेगी, चाहे वो ईस्ट जर्मनी हो या स्पेन में हो या फ्रांस में हो या इंग्लैंड में हो, जैसा स्कॉटलैंड आजादी चाहता है, वेल्स वगैरह वगैरह। तो ये डिसइंटीग्रेशन सिर्फ यूरोपियन यूनियन की तरफ खींच के नहीं ले जा रहा है, इंटरनली भी जो हैं जो देश, यूरोपियन देश, उसमें भी धीरे धीरे आवाज उठती जा रही है अलग होने की। और क्योंकि जो केक है कम होता जा रहा है और जो खाने वाले हैं वो ज्यादा होते जा रहे हैं, तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से जो डिक्लाइन है वो उसी तरफ, उसी दिशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, यही मेरा मानना है। जी डॉक्टर सुनीलम, हम ऐसा देखते हैं कि ये जब राजशाही, मैं बस तिवारी जी, मैं केवल टिप्पणी एक करना चाहता हूँ और एक सवाल बस मेरा एक सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ वो एक यूरोप ने थोपा था पूरी दुनिया पे, इस तरीके से कोई तीसरा विश्व युद्ध आपको यूरोप की वजह से थोपेगा अमेरिका, या कोई भी होगा, वो होगा ईरान के खिलाफ में, वो जिसे वो एक एक्सिस, इविल एक्सिस कहते हैं, उसके खिलाफ होगा? क्या इसकी संभावना बन रही है? ये मेरा एक प्रश्न है। और दूसरी मेरी इच्छा है, और वो इच्छा ये है कि यूरोपियन इंटीग्रेशन जिस तरीके से बहुत बेहतर होगा, तो हम लोग तो बराबर ये कहते हैं, हम लोग तो बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान पीपल्स यूनियन चलाते हैं, हम लोग कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन के अगर 27 देश इकट्ठे हो सकते हैं तो पूरा साउथ एशिया क्यों नहीं इकट्ठा हो सकता है? हम तो उसे सक्सेसफुल मॉडल बताते हैं फॉर पीस एंड कोएग्जिस्टेंस एंड तमाम सारी चीजों के। इसकी क्या संभावना है? बस तब इसके ऊपर टिप्पणी गुलशन जी आप अगर कर रहे हैं, या जी, क्योंकि समय एक मिनट में बताना चाहता हूँ। देखिए, जब से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नाटो में जमे हैं, जब बाइडेन थे तो उनको बताया जा रहा था कि अगली वार की तरफ आप अपनी फौज तैयार करते रहिए बोल के कई मामलों में उनको बताया जा रहा था। तो ये शुरुआत तीसरी जंग की यूरोप से शुरू हो गई है ऑलरेडी, जिस तरीके से